हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की। लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं या कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल देखेंगे हम कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये सिचुएटेड कहाँ होता है, ठीक है, क्या फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, ठीक है, उसमें हम इंक्लूड करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राथमिक जननांग है। ठीक है, देखो जनरली हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सारी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थी, ठीक है, जो गैमेट का फॉर्मेशन कर रही थी और गैमेट्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर या पहुंचाने का जो कार्य कर रही थी। ठीक है, उसके अलावा ग्लैंड्स थी, जो ग्रंथियां हम बात करें, ठीक है, जिन्हें एसेसरी ग्लैंड्स बोल रहे थे। ठीक है, जो हम बात करें कॉपुलेशन या संभोग के दौरान भी ल्यूब्रिकेशन का भी काम कर रही थी। उसके अलावा जो सीमन है, वीर्य है, उसको बनाने में भी सहायता कर रही थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे हमने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है, ठीक उसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है। ठीक है, क्लियर है, ये श्रोणि वाले भाग में सिचुएटेड होता है पेल्विक रीजन में। ठीक है, अब जैसे हमने बात की थी कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन हो रहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो टेस्टिस थे, जो डक्ट सिस्टम था, जो एसेसरी ग्लैंड्स थी, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया थे, ठीक है, ये सभी मिलकर फॉर्मेशन कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक उसी तरह हम बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ये दोनों मिलकर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये जो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है यानी कि जो ओवरीज हो गई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें जैसे डक्ट सिस्टम हो गई, ठीक है, और एसेसरी ग्लैंड्स हो गई और जो मेमरी ग्लैंड्स है, ठीक है, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली ये क्या होती है, इंटीग्रेटेड होती है। और इंटीग्रेटेड होकर ये, जैसे बात करें हम गैमेटोजेनेसिस यानी कि oogenesis वाली जो प्रोसेस है, oogenesis हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, और जो पार्चुरेशन हो गया, आफ्टर पार्चुरेशन की जैसे कि हम बात करें कि जो लैक्टेशन वाला जो पीरियड होता है, ठीक है, उन सबको ये क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे देखो अंडाशय यानी कि ओवरी, नलिका तंत्र, ठीक है, अभी जब नलिका तंत्र हम डिस्कस करेंगे तो वहां हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स की बात करेंगे, जैसे फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया। ठीक है, एसेसरी जो ग्लैंड्स होती है, जैसे मेल्स में हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, वैसे फीमेल्स में 2 टाइप की एसेसरी ग्लैंड्स होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जैसे हमने मेल्स में पढ़े थे पेनिस और स्क्रोटम, ठीक उसी तरह से फीमेल्स में भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते हैं, उनको पढ़ेंगे। और जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ये सारी जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। और इंटीग्रेटेड होकर ये गैमेटोजेनेसिस यानी कि oogenesis की बात होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, गर्भावस्था यानी जेस्टेशन पीरियड, जन्म यानी कि बर्थ, और जो चाइल्ड केयर होती है
शिशु की जो देखभाल होती है आफ्टर पार्चुरेशन के, ठीक है, या डिलीवरी के बाद में जो शिशु की देखभाल होती है, जिसमें शिशु को जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनसे ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है या स्तनपान कराया जाता है, ठीक है, ताकि उसका विकास हो सके, ठीक है, ये सारी प्रोसेस को ये सपोर्ट करती है फंक्शनली और स्टली ये इंटीग्रेटेड होकर, ठीक है। देखो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे टेस्टिस, ठीक उसी तरह फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज। मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शन क्या था? गैमेट्स का प्रोडक्शन करना और जो सेक्स हार्मोन्स है या ठीक है उनका प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो फीमेल्स में भी सेम यही रहेगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई जो मेल्स और जो फीमेल्स हो, चाहे कोई भी हो, मतलब मेल्स हो या फीमेल्स हो, उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमेशा वो ऑर्गन्स रहेंगे जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उनमें से जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज, ठीक है। जैसे मेल्स में 1 पेयर टेस्टिस थे, ठीक उसी तरह फीमेल्स में 1 पेयर ओवरीज होती है। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, हमने बात की थी कि ये फीमेल गैमेट्स यानी ओवम तथा फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे कि बात करें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन तथा इनहिबिन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। और हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि ये होते हैं 1 पेयर ओवरीज, एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है। अब ये तो हुई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात। हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। जैसे हमने मेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, उनको 3 टाइप में डिवाइड किया था या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था डक्ट सिस्टम, सेकंड था एसेसरी ग्लैंड्स, जो थर्ड था वो था अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक उसी तरह फीमेल्स में भी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो है डक्ट सिस्टम, ठीक है। सेकंड है एसेसरी ग्लैंड्स, थर्ड है एक्सटर्नल जेनिटलिया, और जो फोर्थ है वो है मेमोरी ग्लैंड्स। एक्चुअल में मैं आपको यहां पर बताऊं, जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो सेकेंडरी सेक्स वाले ऑर्गन है ही नहीं, बट ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कोई इसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है कि ये जो पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए इसे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि जो डक्ट सिस्टम है उसका फॉर्मेशन कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स कर रही हैं, जो अपनी एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स कर रही हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डक्ट सिस्टम की, एनेलिका तंत्र की, ठीक है। तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो ट्यूब्यूल से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या सिंपल से वे में हम कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो डक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इन्वॉल्व स्ट्रक्चर है वो है अंडवाहिनी, यानी कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। सेकंड यूट्रस यानी कि गर्भाशय। थर्ड सर्विक्स, ये जो सर्विक्स है देखो फैलोपियन ट्यूब है, इनका तो मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही ओवरी से ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम रिलीज होता है, उस ओवम को ये क्या करती है, ट्रैप करती है और ट्रैप करके यूट्रस तक पहुंचाती है। इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बट इसका मेन फंक्शन क्या है कि आफ्टर ओव्यूलेशन जो ओवम रिलीज होता है उसको ट्रैप करना, पकड़ना और उसको पकड़ के फैलोपियन ट्यूब में एंटर करवा देना। ठीक है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखो जैसे ही इसके अंदर ओवम आता है तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, इसकी जो इनर लेयर होती है, ठीक है, वो सिंपल सिलेटेड कोल्यूमिनर क्यूबोइडल एपिथेलियम से क्या होती है, कवर्ड होती है। ठीक है। तो ये क्या करती है कि वो जो पक्षमाभ है या जो सीलिया है, ठीक है, जिससे ये लेयर्ड है, वो सीलिया जब मूव करते हैं तो ये जो ओवम है वो यूट्रस की तरफ क्या करता है, गति करता है। तो सिंपल से वे में बात करें तो ये ओवम को रिसीव करने के बाद में यूट्रस तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है। वहीं हम बात करें इसका जो थर्ड पार्ट है सर्विक्स। ठीक है। सर्विक्स एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जो यूट्रस को, या हम कह सकते हैं कि यूट्रस का जो मिड वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको ये वजाइना से कनेक्ट करता है। ठीक है। और एट द एंड जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो है वजाइना, यानी कि योनि। ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जो बॉडी से बाहर एक ओपनिंग के थ्रू खुलता है, जिसे हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं या वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है। और ये जो वेजाइना वाला जो पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट है, सिंपल से में बात करें, और ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये स्पर्म्स को रिसीव करने का या सीमन को रिसीव करने का फंक्शन करता है। मतलब कल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इंसेमिनेशन वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि इंसेमिनेशन क्या होता है, वीर्यसेचन क्या होता है, तो वो जो वीर्यसेचन की जो प्रोसेस है वो इस वेजाइना वाले पार्ट में ही होती है। ठीक है। मतलब जो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है यानी कि जो पेनिस है, उस पेनिस के थ्रू जो सीमन को इजैकुलेट किया जाता है वो किया जाता है वेजाइना में। ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी ट्यूबुलर सिस्टम की या डक्ट सिस्टम की। सेकेंड ऑफ ऑल हम बात करें एसेसरी ग्लैंड्स की। जैसे मेल्स में 3 एसेसरी ग्लैंड्स थी। ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल थी अपनी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, और जो अपनी थी बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। ठीक उसी तरह जो फीमेल्स है, फीमेल्स में होती है 2 टाइप की एसेसरी ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्किन ग्लैंड्स और सेकंड है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है। देखो जो स्किन ग्लैंड है, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है जो यूरेथ्रल मेटिस है उसकी चारों तरफ। ठीक है। और जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, मतलब एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। अभी हम डायग्राम की हेल्प से इनकी जो लोकेशन है उसको देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है। यानी कि डिटेल स्टडी करेंगे। जो थर्ड जो अपना पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको कॉमन रूप से बोलते हैं वल्वा। अब इसमें कौन कौन से पार्ट या कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इंक्लूड है, ठीक है, तो देखो ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया वो ऑर्गन्स है जो हमें बाहर से अपीयर होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर से दिखाई देने वाले जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो इंक्लूड होती है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर है वो है जगन सेल या मोन्स प्यूबिस बोलते हैं इसे। ठीक है। ये फैटी टिश्यू से बना पार्ट होता है जिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है वृहद बगोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा। ठीक है। और थर्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें वो है लघु बगोष्ठ या लेबिया माइनोरा।
ठीक है। ये जो वृहद बगोष्ठ और लघु बगोष्ठ यानी कि लेबिया मेजोरा और जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, ये टिश्यू से बने फोल्ड होते हैं, ठीक है, ऊतक के बने ये वलन होते हैं, ठीक है, जो वेजाइनल ओरिफिस और जो यूरेथ्रल मीटस है उसको कवर करके रखते हैं, या हम कह सकते हैं इनकी बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व क्लाइटोरिस, इसे क्लेटोरिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्लाइटोरिस है ये जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, लेबिया माइनोरा का जैसे राइट लेबिया माइनोरा लेफ्ट लेबिया माइनोरा दोनों का अपर जो फ्यूजन पॉइंट होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो जहां से ये दोनों जुड़ते हैं उस पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मटर के दाने के समान या चने के समान संरचना होती है और ये हाईली सेंसिटिव होती है, ठीक है। वैसे बात करें हम तो मेल्स में जो पेनिस का एंटीरियर पोर्शन था, शिश्न का जो अग्रभाग था जिसे हम ग्लांस पेनिस बोल रहे थे, ठीक है, या शिश्नमुंड बोल रहे थे, उसके होमोलोगस ये स्ट्रक्चर होती है। जैसे पेनिस का जो अग्रभाग है वो हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक उसी तरह से ये जो क्लाइटोरिस है वो भी हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। और लास्ट जो स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है वो है हाइमन, ठीक है। ये जो हाइमन है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और एक्चुअल में ये जो हाइमन है वो वेजाइनल ओरिफिस पर या हम कह सकते हैं वेजाइनल ओरिफिस को ये पार्शियली कवर्ड करती है, आंशिक रूप से ढकती है, ठीक है। और जो फोर्थ जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में इन्वॉल्व है वो है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया था कि मेमरी ग्लैंड्स है उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो पूरी सेक्सुअल प्रोसेस चल रही है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पूरी जो कोएटस प्रोसेस चल रही है उसके बाद में जो अपनी जेस्टेशन पीरियड चलता है, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड के अदर जो पार्चुरेशन होगा और चाइल्ड केयर वाली जो पूरी प्रोसेस चलती है, इन सभी प्रोसेस में ये क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? गुड आफ्टरनून मंतशा। समझ में आ रहा है आपको? अब ठीक है ना, इंग्लिश टर्म्स हम हिंदी में यूज कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, जिससे हम एक ओवरव्यू देखे, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मादा जनन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग, ठीक है। प्राथमिक जननांग में इन्वॉल्व है या सम्मिलित है एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, जिनका मुख्य काम है अंडाणुओं का उत्पादन करना, या हम कह सकते हैं युग्मक जनन की जो प्रोसेस होती है वो करना, ठीक। उसी तरह हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की या द्वितीयक लैंगिक अंगों की बात करें तो द्वितीयक लैंगिक जो अंग है उनको फर्दर 4 कैटेगरी में, फिर से 4 जो श्रेणियां हैं उनमें विभाजित किया गया है। पहली है नलिका तंत्र जिसमें सम्मिलित है अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ठीक है। जो दूसरी है वो है सहायक ग्रंथि जिसमें 2 प्रकार की सहायक ग्रंथियां होती है, स्किन ग्रंथि और बार्थोलिन ग्रंथि। तीसरी जो है वो है बाह्य जननांग, ठीक है, जिनको हम कॉमन रूप से वल्वा बोलते हैं, या एक और नाम है हिंदी में इनका भग, ठीक है। इसमें इंक्लूड है जघनशैल, वृहद बगोष्ठ, लघु बगोष्ठ, क्लाइटोरिस और हाइमन, ठीक है। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वो है स्तन ग्रंथि, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका पार्ट है नहीं, उसका मैंने रीजन आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कुछ डायग्राम्स की हेल्प से हम इन सारे ऑर्गन्स की लोकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ और किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स है वो सिचुएटेड रहती है, ठीक है, या किस तरह से मिलकर ये जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जैसे देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी की एक एलएस है, ठीक है। इसमें देखो आपको
ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, वैसे देखो ये तो है प्यूबिक बोन, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो वैसे ये वाली जो बोन है ये तो है प्यूबिक बोन, यानी प्यूबिक अस्थि। और इस प्यूबिक अस्थि पर प्रेजेंट ये जो वसामयी ऊतक है, इस वसामयी ऊतक को कहते हैं हम मोन्स प्यूबिस, यानी कि जघन सेल। और ये जो जघन सेल है इस पर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम रोमाप बोलते हैं, ठीक है, या प्यूबिक हेयर बोल सकते हैं। ये है मूत्राशय, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो इस मूत्राशय के ऊपर हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है या हॉरिजॉन्टल जो शेप है उसमें सिचुएटेड है, इसे कहते हैं गर्भाशय, ठीक है। ये मलाशय है, ठीक है। गर्भाशय का ये वाला जो भाग है सिर्फ इतना सा, ये वाला भाग है गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स वाला पार्ट। ये वाला जो भाग है ये है वजाइना, यानी कि योनि, ठीक है। और ये जो मलाशय है और जो गर्भाशय है, इन दोनों के मध्य जो स्पेस बचता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। ठीक उसी तरह मूत्राशय और जो गर्भाशय, इन दोनों के मध्य जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको बोलते हैं वेसिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। यूट्रस हो ही गया, ये ओवरी से कनेक्टेड है और ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब और ओवरी की जो पोजीशन है वो हम दूसरे डायग्राम से बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि बाह्य जननांग, ठीक है। और वो हम देखते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। इस डायग्राम के हेल्प से फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आप, देखो ये जो मेन पार्ट है ये है यूट्रस या गर्भाशय, ठीक है। ये इसका जो इतना सा भाग है ये है सर्विक्स या ग्रीवा, ये गर्भाशय, ये हो गई यहां तक फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, ठीक है। ये है अंडाशय, ये वाला जो भाग है ये है योनि, ठीक है। तो ये तो जनरली स्ट्रक्चर है, डीपली पढ़ेंगे जब इनके सबके पार्ट पढ़ेंगे हम। अभी आप जस्ट लोकेशन देखो, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है, श्रोणि वाले भाग में सिचुएटेड होता है। तो देखो मैंने आपको मेल्स में भी बताया था श्रोणि वाला भाग कौन सा होता है, वैसे मैं आपको फीमेल्स में बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन श्रोणि भाग कहलाता है, ठीक है। और इस श्रोणि वाले भाग में आपको अच्छे से ये लोकेटेड दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिचुएटेड रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
ठीक है। जैसे हमने जस्ट यहाँ पर बात की थी एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, जिसमें इन्वॉल्व होती है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, बृहद बगोस्ट, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा यानी लघु बगोस्ट, क्लाइटोरिस, हाइमन, ठीक है, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं। इस डायग्राम की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है, देखो ये वाला पूरा भाग है मोन्स प्यूबिस, या हिंदी में हम कहते हैं इसे जघन शैल, जिस पर ये छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रोम प्रेजेंट होते हैं, इनको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं या रोमाब कहते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल इसमें जो इन्वॉल्व जो स्ट्रक्चर थी वो थी हमारी लेबिया मेजोरा। मैंने आपको बताया था कि लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये दोनों टिश्यूज के बने फोल्ड होते हैं जो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों की बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा या आउटर लिप या बृहद भगोष्ठ। बृहद भगोष्ठ, ये जो बृहद भगोष्ठ है, इसके देखो बृहद भगोष्ठ है, ठीक है, वो तो जनरली स्किन वाला जो अपना कलर होता है, ठीक है, उस कलर के होते हैं। इसके अंदर दो और टिश्यू के बने फोल्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लघु बगोष्ठ, वो जो जनरली पिंक कलर की स्ट्रक्चर होती है। तो इंटरनली ये जो दो फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एक फोल्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वैसे ये दोनों है, ये दोनों भी जॉइंट ही रहते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो लिप्स हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं लेबिया माइनोरा या लोअर लिप या इनर लिप या लघु भगोष्ठ। ठीक है, अब देखो ये जो लघु भगोष्ठ है, इस लघु भगोष्ठ के अंदर वाला जो एरिया है, जिसके अंदर, ठीक है, या जिस एरिया में ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग और जो वेजाइनल ओपनिंग दोनों प्रेजेंट होती है, उस एरिया को बोलते हैं वेस्टिब्यूल या प्रघाण। जैसे ये एरिया है ना, इस एरिया को बोलते हैं वेस्टिब्यूल या प्रघाण। प्रघाण बोलते हैं हिंदी में। एक प्रघाण आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, या जो छोटी क्लासेज है 10th में आपने पढ़ा होगा, एक प्रघाण वाली जगह अपनी माउथ में होती है, ठीक है, जो अपनी चीक्स और जो अपने गम्स हैं उनके बीच की जो जगह होती है उसे भी वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, इस वेस्टिब्यूल में एक तो प्रेजेंट होती है यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र द्वार, और एक प्रेजेंट होती है वेजाइनल ओपनिंग यानी कि योनि द्वार। ठीक है, डक्ट सिस्टम वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी डक्ट इन्वॉल्व है। अब सेकेंड अपन ने बात की थी कि भाई जो अपनी
एक्सटर्नल जेनेटिलिया बाह्य जननांग है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वहीं पे मैंने डिस्कस किया था कि जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है फीमेल्स में होती है दो टाइप की, ठीक है, एक होती है स्किन ग्लैंड और एक होती है बार्थोलिन ग्लैंड। देखो जो स्किन ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट होती है इस यूरेथ्रा के चारों तरफ, या हम कह सकते हैं कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके चारों तरफ। वहीं बात करें हम तो जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है इस वेजिनल ओपनिंग के दोनों तरफ। तो ये वाली जो ग्रंथि है ये तो है स्किन ग्रंथि, स्किन ग्रंथि, और ये वाली जो ग्रंथि है ये है बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया को कॉमन रूप से हम वल्वा या भग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वल्वा या भग। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ओवरी, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम जनरली ओवरी की स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, यानी कि सिंपल सा ओवरी के बारे में जनरली पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे जो हमारी oogenesis की जो प्रोसेस होगी उसमें। ठीक है, अंड जनन की जो प्रोसेस है उसमें हम ओवरी को डिटेल से पढ़ेंगे। देखो जैसे मेल्स में 1 पेयर टेस्टिस थे, ठीक है, वैसे ही फीमेल्स में 1 पेयर ओवरीज होती है। मेल्स में जो टेस्टिस थे वो बॉडी से बाहर स्क्रोटम में सिचुएटेड होते हैं, लेकिन फीमेल्स में जो ओवरीज है वो एब्डोमेन कैविटी में सिचुएटेड रहती है या पेल्विक वाले रीजन में ही ये सिचुएटेड रहती है। प्रत्येक महिला में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ठीक है, जो यूट्रस के दोनों तरफ एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड सिचुएटेड रहता है। जिसे हम बात कर रहे थे कि जो मेल्स में टेस्टिस है, ठीक है, वो अंडाकार संरचना थी, लेकिन फीमेल्स में जो ओवरी होती है वो आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती है, बादाम आकार की संरचना होती है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोअर एब्डोमेन में, या हम बात कहें पेल्विक रीजन में, श्रोणी भाग लिख लो हिंदी में, श्रोणी भाग में प्रत्येक और एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक और का मतलब हो गया ना कि जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, उस यूट्रस में एक राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड। ठीक है, ये श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो श्रोणी भित्ति होती है पेल्विक वॉल है, ठीक है, और जो यूट्रस है उनसे ये क्या करते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं उन लिगामेंट्स की हेल्प से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स के बारे में, जैसे हम पेरिटोनियम हो गया और मीजोवेरियम जो लिगामेंट्स हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अंडाशय एक पतली उपकला द्वारा आवृत रहता है, ठीक है, या एक पतली एपिथेलियम द्वारा आवृत रहते हैं, जो एक ऊतक है, ये ऊतक है जो एक ऊतक को कवर करे रखती है, घेरे रखती है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। मतलब जनरली देखो इस तरह से ये आमाशय होता है, बादाम की शेप की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो इसके आउटर लेयर है, ठीक है, ये पतली एपिथेलियम होती है जो इसके इनर पार्ट को यानी कि इनर टिश्यू को घेरे रहती है। इनर टिश्यू को बोलते हैं स्ट्रोमा, पूरे को। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमा है, ठीक है, ये स्ट्रोमा 2 पार्ट में होता है डिवाइड। ठीक है, जैसे देखो ये ओवरी है, ये वाली, ठीक है, ये इधर ये कनेक्टेड रहती है, ओवेरियन लिगामेंट है ये।
ये यूट्रस से तो ओवेरियन या अंडाशयी स्नायुओं से कनेक्टेड है, ये ओवरी है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे आउटर जो लेयर होगी ना, ठीक है, वो एक एपिथेलियम वाली लेयर होगी, पेरिटोनियम लेयर होगी, ठीक है। और इनर वाला ये जो पार्ट है पूरा, इसे कहते हैं हम स्ट्रोमा, हिंदी में पीठिका बोलते हैं, ठीक है। अब हम जस्ट बात कर रहे थे कि जो स्ट्रोमा है दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, इनर मेडुला और आउटर कोर्टेक्स, ठीक है। जैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम कोर्टेक्स पार्ट की। ये पेरिफेरल पार्ट होता है, परिधीय वाला भाग होता है जिसमें विकासशील पुटक, ठीक है, यानी कि डेवलपिंग जो फॉलिकल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्रेफिन फॉलिकल्स, ठीक है, और इवन आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, जो रप्चर्ड फॉलिकल बसती है, ठीक है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है, वो सारे भी इसी कोर्टेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है वो है मेडुला, जो ओवरी का सेंटर वाला या मिड वाला पार्ट होता है, जिसमें ओनली ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे आर्टरीज, वेन्स और जो न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो, ये वाली जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो ये क्यूबोइडल सेल्स से जो बनी हुई दिख रही है आपको, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर ये शो की है, ठीक है, एक थिन लेयर होती है, एक पतली लेयर होती है, ठीक है, और इस लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर, ठीक है। पेरिटोनियम स्तर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पेरिटोनियम स्तर है, ठीक है, ये पूरे अंडाशय को कवर कर रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अंदर वाला जो पूरा टिश्यू है, पूरा ऊतक है, उसको ये कवर कर रहा है। और ये जो अंदर वाला पूरा ऊतक है ना, ठीक है, ये पूरा ऊतक, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, हिंदी में बोलते हैं इसे पीठिका, ठीक है। ये जो स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किए हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो सारा पार्ट है जो आउटर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये कोर्टेक्स है, इसे हिंदी में बोलते हैं वल्कुट, ठीक है। और ये जो इनर वाला पार्ट है ये है मेडुला, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्यांश, ठीक है, वल्कुट और मध्यांश। यहां तक क्लियर है। हमने जस्ट बात की थी कि जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये पेरीफेरी वाला पार्ट होता है या परिधि वाला पार्ट होता है, पेरीफेरल पार्ट होता है, इसमें सारी डेवलपिंग फॉलिकल्स मिलती है हमको, ठीक है, जिसमें देखो ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, यानी कि वो फॉलिकल्स है जिनसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एक डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ठीक है, ये मैच्योर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ग्रेफिन फॉलिकल है, ग्रेफियन पुटिका। जब ग्रेफियन पुटिका रप्चर होती तो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, और ओव्यूलेशन होता है तो बाकी बची हुई स्ट्रक्चर है वो रप्चर फॉलिकल कहलाती है, फटी हुई जो पुटिका है, ठीक है, वो ये फटी हुई पुटिका है, ये आगे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होती है, बट कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने से पहले ये कॉर्पस हेमोरेजिकम बनाती है। जैसे ही ये क्या होती है, यहाँ से ब्रस्ट होती है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड फिल होने लगता है, रक्त भरने लगता है इसमें। जब इसमें ब्लड फिल होने लगता है, ठीक है, तो ब्लड फिल होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं हम कॉर्पस हेमोरेजिकम। ये कॉर्पस हेमोरेजिकम धीरे धीरे क्या करता है, एक येलोइश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम इफ अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 3 मंथ तक बना रहता है, जब तक कि कंप्लीटली
जो प्लेसेंटा है उसका फॉर्मेशन ना हो जाए और प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट ना हो जाए, क्योंकि इसका मेन फंक्शन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना है, जिसे हम जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, गर्भावस्था हार्मोन बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, इफ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो विद इन 5 to 7 डेज में ये धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है और डिग्रेड होकर ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, जो एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इससे किसी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता, किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन नहीं होता। तो ये सारी जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, डेवलपिंग जो फॉलिकल्स है, वो प्रेजेंट होती है इस ओवरी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, मेडुला वाला जो पार्ट है, इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये आपको दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स आ रही है, जिसमें हम आर्टरीज वेन्स पढ़ते हैं। ठीक है, और उनके साथ ही इसमें प्रेजेंट होती है नर्व्स। ठीक है, तंत्रिकाएं इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, देखो ये यहां तक हमने समझा कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट कौन सा है और मेडुला वाला पार्ट कौन सा है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मेडुला वाले पार्ट में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब फर्दर हम बात करते हैं कि ये जो ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी या ये जो अंडाशय है, इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो भित्ति होती है, वो कैसे फॉर्म होती है, किस टाइप की वो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ओवरी की जो भित्ति है, ओवरी की जो वॉल है, ठीक है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर जो लेयर होती है वो होती है पेरिटोनियम लेयर, सबसे बाह्य स्तर होता है, सबसे पतला स्तर होता है। मिडिल जो लेयर है वो है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और सबसे आउटर जो लेयर है वो सबसे इनर जो लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसमें आपको जनरली यहां आपको एक ही देखो, इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे ये ओवरी है, ठीक है, तो इसकी जो आउटर जो लेयर है, ठीक है, जो ब्लू कलर से मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है, वैसे तो ब्लू कलर से मैंने इसकी जो लाइनिंग है उसको फॉर्म किया है, ये है पेरिटोनियम। ठीक है, सेकंड होती है इसकी जो लेयर वो है जर्मिनल एपिथेलियम। जो घनाकार कोशिकाएं होती है, ये जो सारी व्हाइट कलर की जो मैंने सेल्स बनाई है, ये सारी सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। ये है जनन उपकला। जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, थर्ड जो लेयर है, ठीक है, ये सबसे आंतरिक लेयर है और ये होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, इसको हिंदी में भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही बोलते हैं, इसका नाम हिंदी में मुझे भी नहीं पता। ठीक है,
ये तीनों लेयर समझ में आई आपको? अब देखो, ये तो जनरली मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम जनरली जो ओवरी है, ठीक है, उसको हम सरफेस से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो डिटेल जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे हम ओजेनेसिस वाला जो पार्ट है, ठीक है, कैसे जो अंडजनन होता है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कैसे जो प्रिमोडियल जो फॉलिकल्स है उनसे कैसे प्राइमरी फॉलिकल्स बन रही है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन रही है, टर्सरी बन रही है, ग्रेफियन फॉलिकल्स बन रही है, कैसे ओवुलेशन हो रहा है, आफ्टर ओवुलेशन कैसे सिक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स है जैसे कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे जो अपना ओजेनेसिस वाला पार्ट है, अंडजनन वाला जो पार्ट है उसमें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फर्स्ट जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। फर्स्ट जो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें 1 पेयर ओवरीज थी वो हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है उनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था। वैसे बेसिकली होती 3 है, लेकिन हम इंक्लूड करके चलते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, वैसे होती नहीं है मेमोरी ग्लैंड्स, याद रखना। फर्स्ट जो पार्ट है अपना, या फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है अपनी डक्ट सिस्टम या नलिका तंत्र, ठीक है। और नलिका तंत्र में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डक्ट थी वो मिलकर कर रही थी निर्माण नलिका तंत्र का, ठीक है। देखो, सबसे पहली जो स्ट्रक्चर थी नलिका तंत्र में वो थी अपनी अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं या सेल्पिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम इसी के हैं, अंडवाहिनी के, ठीक है। अंडवाहिनी अंडाशय के परिधीय भाग से प्रारंभ होती है तथा गर्भाशय तक यह विस्तारित रहती है। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो अंडवाहिनी है, ठीक है, ये अंडाशय है, ये ओवम है, ठीक है, इसका परिधि वाला भाग है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होने के बाद में ये गर्भाशय तक विस्तारित होती गर्भाशय तक विस्तारित होती है, ठीक है। देखो, अब अभी हमने अंडवाहिनी का एक नाम देखा था, ठीक है, सेल्पिंग्स। अगर अंडवाहिनी को, ठीक है, सर्जरी के द्वारा या चिकित्सीय के मेथड के द्वारा काट कर बॉडी से सेपरेट कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, चाहे एक अंडवाहिनी को निकालो चाहे दोनों अंडवाहिनी को निकालो, तो चिकित्सकीय रूप से या सर्जिकल मेथड द्वारा अंडवाहिनी को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सेल्पिंगेक्टोमी, ठीक है। जैसे हिस्टेक्टोमी होती है, गर्भाशय को चिकित्सकीय रूप से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह से अंडवाहिनी को चिकित्सकीय रूप से बाहर निकालने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं सेल्पिंगेक्टोमी, ठीक है। चिकित्सकीय रूप से एक या दोनों अंडवाहिनियों को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो जनरली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर ये स्ट्रक्चर होती है, और इसके होते हैं 3 पार्ट, ठीक है। देखो, वैसे बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूड है नहीं ये, तो 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो डिस्टल वाला पार्ट होता है या जो ओवरी के पास जो सिचुएटेड पार्ट होता है उसको कहते हैं हम इनफंडिबुलम। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये है इनफंडिबुलम, ठीक है, हिंदी में इसे कीपक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे कीपक, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, जो इससे आगे ऐड है और इस्थमस से कनेक्टेड है, मतलब कि जो एम्पुला जो इनफंडिबुलम और इस्थमस है, ठीक है, इसको जो कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं एम्पुला। ये सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी सबसे लंबा तीनों पार्ट में से सबसे चौड़ा ये भाग होता है, ठीक है। और एक्चुअल में अभी जस्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताता हूं कि यहाँ पर क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट होता है, ठीक है, जो एम्पुला से कनेक्टेड है
और यूट्रस से कनेक्टेड है उसे कहते हैं इस्थमस। ये थर्ड पार्ट होता है। इसकी जो ल्यूमन होती है वो बहुत नैरो होती है, संकरी होती है। एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था एक्चुअल में 4 पार्ट होते हैं, आपके सिलेबस में 3 है। एक छोटा सा पार्ट होता है जो यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है इस इस्थमस को, उसे बोलते हैं इंटरम्यूरल पार्ट, जो आपके है नहीं। ठीक है, तो इसको पढ़ने का मतलब अपन को है नहीं। 3 पार्ट देखे फेलोपियन ट्यूब के। ठीक है, अब देखो ये जो इन्फंडिबुलम वाला पार्ट है, जो कीपक वाला जो पार्ट है, इस पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, अंगुलीनुमा इस पर प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्री, या हिंदी में कहें तो इनको बोलते हैं झालर। ठीक है, ये जो फिम्ब्री है, ये जो झालर है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी से जब ओवम ओव्यूलेट होता है, लाइब्रेट होता है, तो उसको ये अपनी मूवमेंट के, जैसे देखो ये मेरी फिंगर जो मूवमेंट कर रही है ना, वैसे ये फिम्ब्री मूवमेंट करती है। तो जब ये इस तरह से मूवमेंट करती है तो ये जो ओवम है, ठीक है, उस ओवम को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, और खींचकर इसे पकड़ के, और फेलोपियन ट्यूब का ये जो वाला भाग है ना, इन्फंडिबुलम वाला भाग या कीपक वाला भाग, इसमें ये डाल देती है। यानी कि ओवरऑल इनका फंक्शन क्या करना है, ओवम है उसको पकड़ो और जो इन्फंडिबुलम वाला पार्ट है उसमें डाल दो। एक्चुअल में यहाँ जो ये जो फिम्ब्री है, ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट को मैं इस तरह से बताऊं तो ये इस तरह से होती है ये फिम्ब्री, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है फेलोपियन ट्यूब की, इसको बोलते हैं ओस्टियम। इसको कहते हैं ओस्टियम, जिसके थ्रू ये जो ओव्यूलेट होने वाला जो ओवम है वो इस इन्फंडिबुलम वाले भाग में एंटर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है इसका, एम्पुला। ये सबसे लॉन्ग, सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। एक्चुअल में तो साइट एम्पुला और इस्थमस वाला जंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में एम्पुला बता रखा है। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो है इस्थमस, जो यूट्रस को और इसको एम्पुला को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट होता है, और हम कह सकते हैं पतला पार्ट होता है। इसकी जो ल्यूमन होती है, इसकी जो अंदर की गुहा होती है, वो संकरी होती है। ठीक है, तो ये होते हैं 3 पार्ट फेलोपियन ट्यूब के। अब हम 1 बाई 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इन्फंडिबुलम वाला पार्ट है, अंडाशय के समीप वाला भाग होता है, जो कीपाकार होता है, यानी फनल शेप होता है। ठीक है, इसलिए इस भाग को कहते हैं हम कीपक। इन्फंडिबुलम के जो किनारे हैं उस पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जिन्हें कहते हैं फिम्ब्री या झालर। झालर अंडाणु को एकत्रित करके इन्फंडिबुलम में प्रवेश कराने में सहायता करती है, और इन्फंडिबुलम में प्रवेश किसकी हेल्प से कराएगी, ये ओस्टियम की हेल्प से। हिंदी में भी ओस्टियम ही है ये। ठीक है, ओस्टियम की हेल्प से प्रवेश कराती है। अब देखो, एक और अलग कंसेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ, ठीक है, ये सारी रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, यानी कैविटी है, तो इसको बोलते हैं हम सीलोम या देहगुहा। जब ओवम है, जब ओव्यूलेट होता है तो इस सीलोम या देहगुहा में ओव्यूलेट होता है। ठीक है, तो जब ओवम ओव्यूलेट होने के बाद इस सीलोम में आता है, और सीलोम से फिर ये फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। क्योंकि सीलोम में ओव्यूलेट होने की वजह से जो ह्यूमंस जो ओवम है उनको सीलोमिक एग बोलते हैं, सीलोमिक अंडे बोलते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु देह गुहा या सीलोम में मुक्त होते हैं, जिसके पश्चात इसे झालरों द्वारा अंडवाहिनियों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए जो मानव अंडाणु है उसको देह गुहा अंडाणु या सीलोमिक एग कहते हैं, जैसे जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है एम्पुला। ठीक है, इन्फंडिबुलम एक चौड़े भाग में खुलती है, जिसे एम्पुला कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एम्पुला है वो फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट और ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा और सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है,
यह अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा तथा सबसे लंबा भाग होता है। एम्पुला में निषेचन की सर्वाधिक संभावना होती है। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, लेकिन एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला स्टमस संधि पर होता है, एम्पुला स्टमस जंक्शन पर होता है। ये है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, निषेचन की सबसे सर्वाधिक संभावना एम्पुला स्टमस जंक्शन पर होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट है इस्थमस। यह अंडवाहिनी का सबसे अंतिम भाग होता है जिसकी गुहा सक्रिय होती है, जो गर्भाशय से आकर जुड़ता है। ठीक है, 3 पार्ट है फैलोपियन ट्यूब के, हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था अंडवाहिनी की जो आंतरिक सतह है वो पक्षमाभी सरल घनाकार उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। ठीक है, जिसमें ये जो पक्षमाभ है, ठीक है, जिसे देखो यहाँ तो शो नहीं हो रही, यहाँ बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो इसकी जो आंतरिक सतह है ना उस पर इस तरह से पक्षमाभ होते हैं, सीलिया होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो सीलिया है ना इस तरह से मूव करते रहते हैं। जब ये इस तरह से मूव करेंगे, जैसे सपोज दैट, जगह कहाँ है, जैसे यहां देखो, ये यूट्रस जनरली, ये फैलोपियन ट्यूब, इसका फनल से पार्ट है। ये अंदर से सिलेटेड, सिंपल सिलेटेड क्यूबोइडल सेल से लेयर्ड है। ठीक है, देखो माना सपोज दैट यहां पर ये ओवम आया। ठीक है, तो ये जो है मेरी फिंगर्स यहाँ सीलिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ये इस तरह से करती हैं मूवमेंट। जब ये इस तरह से मूवमेंट करेगी तो ये जो ओवम है, ठीक है, जैसे यहाँ ओवम आया तो ये इस तरह से ओवम को आगे भेजती रहेगी और इस मूवमेंट के थ्रू ये जो ओवम है वो पहुंच जाता है यूट्रस में। ठीक है, अब हम जो सेकंड जो डक्ट सिस्टम का जो पार्ट था यूट्रस, उसकी बात करते हैं। यूट्रस, इसे गर्भाशय बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं, मेट्रा भी बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं, या हिंदी में कहे तो इसे कोख भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है। ह्यूमंस में सिंप्लेक्स टाइप का जो गर्भाशय है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स यानी कि एक ही पार्ट से बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, जो कि श्रोणि भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा रहता है। ऑब्वियसली बात है, यूटेराइन लिगामेंट्स है, तो यूटेराइन लिगामेंट्स के थ्रू ये पेल्विक जो अपनी वॉल है उससे कनेक्ट रहते हैं ताकि ये एक जगह पर सिचुएटेड रह सके। गर्भाशय योनि से ग्रीवा की सहायता से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो कि एक संक्री कैनाल होते हैं, संक्री नाल होती है जिसे ग्रीवा नाल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसे देखो, ये सारे जो लिगामेंट्स हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर थी अपनी, ये है पूरा गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय से दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट रहेंगी। ठीक है, और ये जो गर्भाशय है इससे ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ओवरी कनेक्टेड रहेंगे। ये जो गर्भाशय है खुद पेल्विक वॉल से, खुद पेल्विक भित्ति से, श्रोणि भित्ति से, ठीक है, ये स्नायुओं द्वारा कनेक्टेड रहता है ताकि एक जगह पे ये फिक्स रहे। उन स्नायुओं को बोलते हैं हम ब्रॉड लिगामेंट या जो यूटेराइन लिगामेंट। ठीक है, ये है ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो यूट्रस है, ठीक है, इसका जो लोवेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जो यूट्रस को और वेजाइना को कनेक्ट करता है उसको कहते हैं हम सर्विक्स। ये ग्रीवा वाला भाग है। ये तो हो गई गर्भाशय काय, ये हो गई ग्रीवा, और ग्रीवा है वो गर्भाशय से योनि को कनेक्ट करती है,
और ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है वजाइना या योनि। ठीक है, ग्रीवा नाल तथा योनि के को सम्मिलित रूप से कहते हैं बर्थ कैनाल। जब शिशु का या जब फीमेल में पार्चुरेशन की प्रोसेस चलती है, प्रसव की जब क्रिया चलती है, ठीक है, तो उस टाइम पर जब प्रसव की क्रिया के दौरान जो शिशु है वो माता के गर्भाशय से बाहर आता है, तो ये जो ग्रीवा, ठीक है, और ये जो योनि है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं उस टाइम पर जन्मनाल या बर्थ कैनाल। इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहेंगे जन्मनाल या बर्थ कैनाल। ठीक है, एक और यहां पर मैं पॉइंट डिस्कस कर दूं, ठीक है, कि ये तो जन्मनाल या बर्थ कैनाल तो हम इसे जब कहेंगे जब पार्चुरेशन की प्रोसेस चलेगी, प्रसव की क्रिया चलेगी। लेकिन जब संभोग की क्रिया चल रही हो, क्वाइटस की क्रिया चल रही हो, उस टाइम पर ये जो वजाइना है, ठीक है, और ये जो सर्विक्स है, सॉरी वैसे बेसिकली मेनली वजाइना की बात करें तो इसे कहेंगे हम रिसेप्टिव कैनाल। जो वीर्य को या सीमन को क्या करती है, रिसीव करती है। ठीक है, गर्भाशय है, एक्चुअल में उसके 3 भाग होते हैं। सबसे अपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं फंडस या बुध्न, यह सबसे ऊपरी डोम शेप वाला पार्ट होता है, गुंबदाकार पार्ट होता है। सेकंड जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम बॉडी या काय, जो मिडिल भाग होता है, जिसमें यूटेराइन कैविटी होती है, गर्भाशय गुहा होती है, जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का आरोपण होता है। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है वो है सर्विक्स। ठीक है, यह गर्भाशय के काय भाग से इंटरनल ओस द्वारा योनि तथा गर्भाशय के काय भाग से, यानी कि बॉडी वाला जो भाग है उससे तो ये इंटरनल ओस द्वारा कनेक्टेड रहेगा, और जो योनि है उससे एक्सटर्नल ओस द्वारा कनेक्टेड रहेगा। एक्चुअल में देखो, जैसे हम बात करें, ये गर्भाशय बनाते हैं हम, ठीक है, या फिर नेक्स्ट डायग्राम होगा ना, हाँ, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है, इसमें नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा आपको। देखो ये जो पार्ट होता है ना, इतना सा, ये पार्ट है ग्रीवा। ठीक है, और इस पार्ट का भी हम बात करें, ये अपर वाला जो पार्ट है गर्भाशय का, इस वाले पार्ट को तो कहते हैं हम काय। ये जो सबसे ऊपरी भाग है, ये तो मिड भाग हो गया, सबसे ऊपरी भाग है जो बन रहा है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम फंडस, या हिंदी में बोलते हैं इसे बुध्न। ठीक है, मिडिल वाला भाग है, बॉडी है, इसे बोलते हैं काय। और ये जो यूट्रस है, इसका जो काय वाला भाग है वो ग्रीवा से एक ओपनिंग के द्वारा कनेक्टेड रहता है, एक छिद्र के द्वारा कनेक्टेड रहता है, और इसी छिद्र को बोलते हैं हम इंटरनल ओस। ठीक है, और ये जो सर्विक्स है या ये जो ग्रीवा है, इसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वो एक और छिद्र से कनेक्टेड रहता है वजाइना से। इस छिद्र को बोलते हैं हम एक्सटर्नल ओस। इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली कि जो गर्भाशय है, ठीक है, इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो भित्ति होती है, वो किस प्रकार बनी होती है, किस प्रकार के टिश्यूज से बनी होती है, किस प्रकार के स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, तो देखो, जो गर्भाशय भित्ति है, ठीक है, वो 3 स्तरों से निर्मित होती है। ठीक है, सबसे आउटर जो लेयर होती है, ठीक है, देखो ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, मैंने ग्रीन कलर से बनाई है। ठीक है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। थिनेस्ट लेयर होती है, पतली लेयर होती है। पेरीमेट्रियम सबसे बाह्य तथा पतला स्तर होता है। सेकंड जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम मायोमेट्रियम।
ये वाली जो लेयर है देखो, इस वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये तीनों लेयर्स में से सबसे थिकेस्ट लेयर होती है और बनी होती है चिकनी पेशियों की, स्मूथ मसल्स की ये बनी होती है। ठीक है, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस प्रारंभ होती है, या पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रारंभ होने से पूर्व जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी लेयर पर आकर एक्ट करते हैं। जो मायोमेट्रियम वाली लेयर है, इसकी मसल्स पर जब ये हार्मोन्स आकर एक्ट करते हैं तो इनमें ये तीव्र संकुचन पैदा करते हैं। ठीक है, तीव्र संकुचन, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन इनमें कॉज करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लेबर पेन, जिनकी वजह से जो पेन होता है उसे कहते हैं लेबर पेन। ठीक है, और इन्हीं संकुचन की वजह से क्या होता है कि जो फीटस जो डेवलप हो चुका, ठीक है, वो जब मसल्स संकुचित होंगी तो फीटस पर प्रेशर लगेगा और वो फीटस बर्थ कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी पार्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, यह मिडिल तथा तीनों स्तरों में सबसे मोटा स्तर होता है। इसका निर्माण चिकनी पेशियों से होता है, जिनमें प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से तीव्र संकुचन होते हैं, और ये जो तीव्र संकुचन होते हैं जिसकी वजह से जो पेन कॉज होता है उसको बोलते हैं लेबर पेन। ठीक है, थर्ड जो स्तर है वो है एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम है सबसे आंतरिक स्तर होता है और ग्रंथिल स्तर होता है। देखो दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं आपको। ये जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, बनाया है, ठीक है, ये स्तर होता है एंडोमेट्रियम, सबसे आंतरिक स्तर होता है, ग्रंथिल स्तर होता है, और इसी स्तर में मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। रज चक्र के दौरान इस स्तर में साइक्लिक चेंजेस या चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनेस में वृद्धि होती है, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि ये जनरेट होती है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस चलता है, जब हम मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगा कि पूरा हार्मोनल इफेक्ट से चल रहा है, हार्मोनल प्रभाव से चल रहा है। हार्मोन्स की जो प्रभाव है उसकी हार्मोन्स के प्रभाव में ही इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, और हार्मोन्स के प्रभाव से ही ये क्या होती है, टूटती है। तो जो मेस्ट्रुअल ब्लड निकलता है ना, तब क्या होता है कि ये टूट जाती है और टूटकर वेजाइना के थ्रू ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे इनर स्तर है, सबसे आंतरिक स्तर है। ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इफ अगर जो ओव्यूलेट जो ओवम है, ठीक है, जो उत्सर्जित जो अंडाणु है उसका निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के पश्चात जब वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आता है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था इसी लेयर में आकर क्या होती है, इम्प्लांट होती है, आरोपित होती है। ठीक है, यानी कि ये जो थर्ड लेयर है गर्भाशय की, इसी लेयर में वो जो भ्रूण है, वो जो युग्मनज है, उसका आरोपण होता है। ठीक है, और आरोपण होगा तो मतलब ये जो लेयर है, ठीक है, एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है, ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर और वो जो भ्रूण है, ठीक है, दोनों जो प्लेसेंटा बनाएंगे, तो उस प्लेसेंटा में भ्रूण का तो योगदान है ही, साथ के साथ में ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, इसका भी योगदान होता है, मतलब कि ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, देखो सर्विक्स में शरीर की सबसे मजबूत स्फिंक्टर मसल्स मिलती हैं। ठीक है, ये तीनों लेयर आपको अच्छे से समझ में आ गई यहाँ पे। ठीक है, और मैं एक बार ये पूरा जो यूट्रस है इसको ओवरव्यू कर देता हूं, देन फिर हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। देखो
ये फैलोपियन ट्यूब का इन्फंडिबुलम वाला पार्ट है, ठीक है। ये फिम्बरी हो गई, ये एम्पुला वाला भाग है, ये इस्थमस वाला भाग है, ठीक है। ये अंडाशय है ही अपना, जो अंडाशय स्नायुओं से जुड़ा रहता है इससे, ठीक है। ये गर्भाशय, गर्भाशय का सबसे ऊपरी भाग है, फंडस है, ठीक है। ये मिडिल भाग है जिसे हम काय या बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट सर्विक्स है ही, ग्रीवा है ही, ठीक है। ये इंटरनल ओस होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल ओस होता है, ये पूरी वेजाइना है, ठीक है। ओवरी है वो पेल्विक वॉल से जिस लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है उसे कहते हैं मीजोवेरियम, ठीक है। और जो यूट्रस है ये पेल्विक वॉल से जिस लिगामेंट स्नायु के द्वारा कनेक्टेड रहता है उसे कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। बाकी इसकी तीनों लेयर्स मैंने आपको बताई दी। सबसे आउटर जो लेयर्स है उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल जो लेयर है उसे मायोमेट्रियम, और सबसे इनर लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो देखो जो सर्विक्स है, उस सर्विक्स में हमारी बॉडी की या जो फीमेल्स है उसकी बॉडी की सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्फिंक्टर मसल्स होती है, संकोचक मसल्स होती है सर्विक्स में, ठीक है। मानव गर्भाशय है वो है एंटीफ्लेक्स होता है। एंटीफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब जैसे हमने ड्रॉ किया था, हमने देखा था कि ये मूत्राशय है और इस मूत्राशय के ऊपर ये क्षैतिज स्थिति में ये गर्भाशय उपस्थित होता है, ठीक है। तो देखो मानव मूत्राशय के ऊपर क्षैतिज रूप से ये गर्भाशय स्थित होता है तथा ऊपरी ओर तथा अग्र प्रोजेक्टेड रहता है, मतलब ऊपर की ओर और आगे की तरफ ये झुका रहता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो ऑर्गन है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है मूत्राशय और ये स्ट्रक्चर है गर्भाशय, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब हो ही गई अपनी। तो देखो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय के ऊपर ये जो गर्भाशय है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखोगे ये क्षैतिज अक्ष होता है अपना, तो क्षैतिज रूप से तथा आगे की तरफ ये झुका रहता है। तो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं एंटीफ्लेक्स कंडीशन, इसको बोलते हैं एंटीफ्लेक्स कंडीशन, ठीक है। कि मानव में गर्भाशय मूत्राशय के ऊपर क्षैतिज रूप से स्थित होता है तथा ऊपरी और अग्र रूप से ये झुका रहता है, प्रोजेक्टेड रहता है, इसे एंटीफ्लेक्स कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है, इन फैलोपियन ट्यूब्स के सर्जिकल जो रिमूवल है या इनको चिकित्सीय रूप से शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम सैल्पिंगेक्टोमी, ठीक है। ठीक उसी तरह, ठीक है, जो यूट्रस है उस यूट्रस को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना हिस्टेरेक्टोमी, नेक्स्ट पॉइंट है अपना हिस्टेरेक्टोमी, कि बॉडी से यूट्रस को सर्जिकल मेथड के थ्रू बाहर निकाल देना, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, जिनमें ऐसी कंडीशंस कॉज हो जाती हैं, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि फिर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे एक कंडीशन है जिसमें ओवरी में ओसिस्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। ओसिस्ट का मतलब बोलते हैं कि वो जो ओवरी है, ठीक है, वो एबनॉर्मल साइज की होने लगती है, ठीक है, उसमें ग्रोथ होने लगती है। तो उस कंडीशन में उसको जब अपन बाहर निकालना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो और जैसे कि आपने अपेंडिक्स का रोग, अपेंडिक्स के रोग का नाम सुना है जिसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, उसमें अपेंडिक्स भी एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगता है जिसकी वजह से पेन वगैरह होता है, तो अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो यूट्रस है उसको भी बाहर निकाल देते हैं, उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेगनेंसी क्या होती है, तो जो फर्टिलाइज जो एग है, ठीक है, जो हम बात करें ह्यूमंस के रेफरेंस में तो ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज थी, ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज थी जो यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो रही थी, ठीक है। तो यूट्रस में जाकर जब ये इम्प्लांट हो जाती है, इम्प्लांट होने के बाद में
इससे कोरियोनिक विलाई बनते हैं जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रेगनेंसी। ठीक है, एक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि वो जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, या वो जो बात करें हम ब्लास्टोसिस्ट है, वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर किसी अदर पार्ट्स में, जैसे कि बात करें फेलोपियन ट्यूब में वो इम्प्लांट हो गई, तो उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अपस्थानिक सगर्भता। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है अपस्थानिक सगर्भता का मतलब है कि गर्भाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग की बात करें हम तो जैसे फेलोपियन नलिका, या अंडवाहिनी, ठीक है, इसमें वो जो युग्मनज है या हम कह सकते हैं वो जो भ्रूण है, ठीक है, या ब्लास्टोसिस्ट मान लो, वैसे तो होता ब्लास्टोसिस्ट का ही आरोपण है, ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण होना ये कहलाता है अपस्थानिक सगर्भता। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी सेकंड जो डक्ट सिस्टम का पार्ट था हमारा, यूट्रस और ग्रीवा। ठीक है, दोनों की बात होगी। अब जो थर्ड पार्ट है हम बात करते हैं उसकी, या जो लास्ट पार्ट है इसका उसकी बात करते हैं, वो है वजाइना या योनि। ठीक है, ये सबसे लोअर पार्ट होता है जो बॉडी से बाहर एक ओपनिंग के द्वारा ओपन होता है, जिसे हम वेजाइनल वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं। ठीक है, या वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। ये 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो फाइब्रस होती है, या हम कह सकते हैं कि ये फाइब्रस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये एक नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है, अग्रंथिल भाग होता है, मतलब कि यहां पर कोई भी ग्रंथि प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, ये जो पार्ट है अपना वेजाइना, ठीक है, ये इंटरनली क्रेटिन विहीन स्तरित सेल की उपकला द्वारा आस्तरित रहता है। ठीक है, मतलब इसकी जो इनर लेयर होगी, ठीक है, वो नॉन क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से क्या रहता है, ये आस्तरित रहता है। ठीक है, तथा इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। जनरली अपन बात करें, ठीक है, तो एक ऐसी फीमेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसके अभी कोई बेबी नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसी फीमेल, ठीक है, जिसके अभी कोई बेबी नहीं हुआ है, तो उसकी जो वेजाइन है, उस वेजाइना में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनर साइड से आस्तरित रहेगी क्रेटिन विहीन स्तरित सेल की उपकला से। सेकेंड ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो वो जो वेजाइना है उसमें कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से होते हैं जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में मिलते हैं फोल्ड्स। ठीक है, या फिर हम बात करें तो जैसे आपने हार्ड पैलेट पढ़ा है, कठोर तालु पढ़ा है, और कठोर तालु पर रूगी होती हैं, कुछ वलन्स होते हैं जिन्हें रूगी कहते हैं हम। ठीक है, कठोर तालु के जो वलन है वो थोड़े कम डेवलप होते हैं, यहाँ थोड़े अधिक डेवलप होते हैं। ठीक है, तो वो जो वलन होते हैं उन वलन को कहते हैं हम योनि वलन, ठीक है, या वेजाइनल रूगी, वेजाइनल रूगी या वेजाइनल फोल्ड्स। और ये जो वेजाइनल फोल्ड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्चुरेशन के पश्चात ये वेजाइनल फोल्ड्स समाप्त हो जाते हैं या वेजाइनल फोल्ड्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो योनि है, इस योनि में एसिडोजेनिक यानी कि एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोएसिड बेसिलस हो गया। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इसमें एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड ये प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये जो योनि है, ठीक है, इसकी जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, और एसिडिक जो पीएच है उसके होने का भी एक मेन रीजन है, क्योंकि एसिडिक पीएच में कोई भी जो पैथोजन है वो ग्रोथ नहीं करता। मतलब कि योनि की जो अम्लीय पीएच है वो रोगाणुओं को वृद्धि नहीं करने देती या रोगाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, तो जनरली ये पैथोजन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, जिससे योनि की पीएच अम्लीय हो जाती है और रोगजनकों की वृद्धि का ये संदमन करती है।
योनि की जो डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये योनि है, देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट तो सर्विक्स वाला पार्ट था, यानी कि ग्रेवा वाला भाग, और ग्रेवा से आगे ये जो 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर जो लेयर है, ठीक है, ये है वेजाइना। इस वेजाइना में आपको इस तरह के कुछ फोल्ड्स दिख रहे हैं। ये जो वलन है या ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को कहते हैं योनि वलन, ठीक है। और ये योनि वलन जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो पार्चुरेशन होता है, प्रथम जो प्रसव क्रिया होती है, उसके पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये जो योनि होती है इसमें पाई जाती है स्पेसिफिक सेल्स जिन्हें डेंड्रिटिक सेल्स बोलते हैं, और ये जो डेंड्रिटिक सेल्स है, ठीक है, ये जो डेंड्रिटिक सेल्स है, ये सेल्स हेल्प करती है एचआईवी के ट्रांसमिशन में, ठीक है। मतलब कि इफ अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पर्सन, ठीक है, या एचआईवी पॉजिटिव जो मेल्स है वो नॉर्मल फीमेल के साथ कोइटस जो प्रोसेस करता है, ठीक है, देन ये जो डेंड्रिटिक सेल्स है, ठीक है, उस पर्सन का जो बॉडी फ्लूइड है, या हम कह सकते हैं कि उस पर्सन का जो सीमन है, उसमें प्रेजेंट जो एचआईवी वायरस है उसको ये क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है, और रिसीव करके ये पूरी बॉडी में फैला देती है। तो ये एचआईवी ट्रांसमिशन में या एचआईवी संचरण में ये क्या करती है, हेल्प करती है। योनि की डेंड्रिटिक सेल्स एचआईवी संचरण में सहायता करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि संभोग के दौरान जो वेजाइना है वो कहलाती है रिसेप्टिव कैनाल, ठीक है। संभोग प्रक्रिया के दौरान जो वेजाइना है वो सीमन को रिसीव करती है, वीर्य को रिसीव करती है, इसलिए ये कहलाती है रिसेप्टिव कैनाल, ठीक है, या ग्राही नाल। और प्रसव क्रिया के दौरान ये जो ग्रीवा और जो वेजाइना है दोनों मिलकर कहलाती है जन्मनाल, ठीक है, क्योंकि इनके थ्रू जो बेबी है वो बॉडी से बाहर आता है या यूट्रस से बाहर आता है, इसलिए इनको कहते हैं हम जन्मनाल, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने बेसिकली पढ़ा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, ठीक है, और सेकंड ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा ओवरी के बारे में, और फिर हमने फर्दर डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया जो नलिका तंत्र है, डक्ट सिस्टम, ठीक है, और डक्ट सिस्टम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो फर्दर जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो ग्लैंड्स है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है और मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। इसके बेसिस पर एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मादा प्राथमिक जननांग है। जैसे नर प्राथमिक जननांग हमने पढ़ा था वृषण, ठीक उसी तरह से होता है मादा प्राथमिक जननांग अंडाशय, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, इसके आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, डीएसए है उसको सोल्व करना है, ठीक है, और साथ में एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पे आपकी कमांड रहेगी तो मतलब समझो कि आप एक तरह से जो युद्ध है उस पर विजय हासिल कर लोगे। बायो की मैं बात करूं, एनसीईआरटी जैसे मैं हर क्लास में कहता हूं आपसे कि एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लो ना, एनसीईआरटी के आप जो लाइन्स है वो आपकी टिप्स पे हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी को पढ़ने से क्या होगा कि जो जनरली अपन बात करें कि जो अपने क्वेश्चंस आते हैं पूरे एनसीईआरटी लैंग्वेज पे आते हैं, ठीक है, तो आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कैसी जो लाइन्स हैं उनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और इसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, देन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ओके, बाय।